बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है और दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट मजम्मत का ऐलान कर दिया है। अहम तीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कमज़ोर तरीन पिच पर खड़ी है। दो महाजों पर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट फेल हो चुकी है। इमरान खान साहब से ये डील नहीं कर सकी और दूसरा शरीफ ख़ानदान को लाकर सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं क्योंकि ये नाअहल और निकम्मे तरीन निकले हैं। इसलिए अब तीसरी तरफ देखा जा रहा है। ये तीसरी साइड क्या है, कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी बगावत फूट चुकी है। मुसलसल नून लीग के जो रहनुमा हैं वो उठ रहे हैं और अपनी क़यादत पर जो निशाने हैं ना वो दाग रहे हैं। ये माजरा क्या है, क्या इन्हें भी कहीं से चाबी आई है, क्यों आखिर लीगी क़यादत को अपने ही लीगी रहनुमा निशाना बना रहे हैं, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में ट्रंप को ईरान ने एक मरतबा फिर से नथ डाल दी है और ट्रंप अब बाकायदा तौर पर मिन्नत तरलों पर आ गया है। एक अर्जी भेजी है ट्रंप और कतर ने मिलकर ईरान को कि 10 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी की जाए। कतर ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो आलमी सतह से आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ईरान और अमेरिका जो ये जंग है, इस जंग में पहला जो फेज़ था वो पहला फेज़ भी ईरान के नाम रहा। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका को झुकाया बल्कि बदतरीन शिकस्त दी। इवन के वो अरब ममालिक जो कि ईरान के अगेंस्ट खड़े हुए, इवन के यूएई जिसने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी ईरान के अगेंस्ट, वो भी आखिर में मजबूर हुआ कि ईरान वाले मामले से या इस जंग से वो पीछे हटे क्योंकि ईरान ने वो कहते हैं ना मंदिर का घंटा या घंटा बना लिया था यूएई को, और यूएई अपनी जो तबाही है ना वो देख रहा था जिसकी वजह से उसे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से फिर पीछे आना पड़ा। और इस मरतबा बहरीन और कुवैत इनको निशाने पे रखा हुआ है ईरान ने। अब नाज़रीन खबर ये है कि ट्रंप और कतर इन दोनों ने मिलकर एक अर्जी भेजी है ईरान को कि 10 दिनों के लिए आर्जी तौर पर जंगबंदी की जाए और अबनाए हरमूज़ खोला जाए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अमेरिका अव्वल तो ये समझता था जी कि चले अब हमने रिजर्व्स पूरे कर लिया, अब हम इनके ऊपर हमला कर देते हैं तो इनको जो है वो हमने सांस नहीं लेने देनी और अबनाए हरमूज़ भी जो है वो हम अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर से ईरान को कमज़ोर समझने की गलती ट्रंप ने की। ऊपर से नाज़रीन इस मरतबा जो एक कॉस्ट है ना जंग की वो मज़ीद इसलिए भी बढ़ गई है कि यमन ने अबनाए हरमूज़ को बाबुल मंदब जो है उसे बंद करने का ऐलान कर दिया है सऊदीया के लिए। यमन और सऊदीया का मामला भी चूँकि इस जंग के बाद खुल गया है, दोनों जानिब से जो अटैक्स हैं वो हुए हैं, तो यमन ने ये ऐलान कर दिया है कि अब जो बाबुल मंदब है वो अब सऊदीया के लिए बंद होगा। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत बारीक जो वारदात है वो ईरान और यमन की जानिब से डाली गई है। वो वारदात क्या है? सऊदीया और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे को लेकर पाकिस्तान की जानिब से एक क्लियर मैसेज दिया गया था ईरान को कि हम ज़ाहिर सी बात है एट द एंड फिर सऊदीया के साथ ही खड़े होंगे, सऊदीया के ऊपर आप अटैक ना करें। तो ईरान की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन यमन वाला मामला छिड़ गया और यमन ईरान का इत्तेहादिया, यमन की जानिब से जो अटैक्स हैं ना वो हुए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है दिफाई जो मुआहदा है वो सऊदीया के साथ तो हुआ है, लेकिन अब इसमें ईरान जो है वो उस तरह से बराह रास्त नहीं आ रहा। तो बहरहाल एक ये जो बारीक वारदात आप कहें ये डाली गई, लेकिन यमन पहले भी ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ था। तो यमन ने बाबुल मंदब बंद कर दिया सऊदीया के लिए और दूसरी तरफ अबनाए हरमूज़ को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है ईरान ने। खबर यह है जी कि अमेरिका और कतर की जानिब से पेश की जाने वाली 10 रोज़ा आरसी जंगबंदी की ताज़ा तरीन तजवीज़ को ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है, जिसके तहत खित्ते में कशीदगी कम करने के बदले अबनाए हरमूज़ की 2 अहम तिजारती शिपिंग जो लेंस हैं उनको दोबारा खोलने का मुतालबा किया गया था। इस पेशकश पर ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी मुशीर और सीनियर तजियाकार प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने इंतहाई सख्त, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा, बहरहाल सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत का वाज़े पैगाम दिया और साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया में मुज़ाकरात के लिए बुनियादी संजीदगी की
शदीद कमी का हवाला देते हुए वाज़े किया है कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात की बहाली का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि जब तक ईरान के ख़िलाफ़ तमाम फ़ौजी ख़तरात और जारहाना इक़दामात का मुस्तकिल ख़ात्मा नहीं होता, तब तक किसी भी किस्म के आर्ज़ी या तवील मुद्दत के अमन मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं की जा सकती। तो ईरान ने आगे से क्या जवाब दिया है कि पहले भी आप दगा कर चुके हैं, इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों तो अमली तौर पर पहले आप इक़दामात करें, फिर उसके बाद हमारे पास आएँ। यानी कि जो आपकी फ़ौज है, ये जो जारहाना इक़दामात है, जो फ़ौजी ख़तरात है, ये सब आपको वापस ले जाने पड़ेंगे। अब ट्रंप को इंटरनली काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर इस सेकंड फेज़ में ये जो जंग शुरू हुई है, क्योंकि अमरीकी जो फ़ौजी हैं ना, उनकी अब ये आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि दर्जनों की तादाद में अमरीकी जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं की गई। सिर्फ चंद का बताया गया कि ज़ख्मी हुए और जो मारे गए उनका एक दो का बताया गया कि वो मारे गए हैं, लेकिन दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। तो ये अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जो अमेरिकी मीडिया है वो अपने सोर्सेज को कोट करते हुए बताता है कि दर्जनों की तादाद में जो अमेरिकी फ़ौजी हैं ना वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये भी आपको वाज़े करता चलूँ कि ये फ़ौजी ऐसे ज़ख्मी नहीं हुए कि मतलब है कि हल्की सी कोई चोट आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, जंग में मिसाइलों से जब आप ज़ख्मी होते हैं ना तो आप ठीक ठाक ज़ख्मी होते हैं, और इसमें जो आपकी अमवात की शरह है ना वो भी बढ़ जाती है, या फिर ये होता है कि आप ज़िंदगी भर के लिए कोई ना कोई आपका पार्ट जो है वो फिर आप उससे माजूर हो सकते हैं। तो जो जंग में मिसाइल्स के जो अटैक्स हैं, तो इसलिए ये जो ज़ख्मियों की नोयत है ना, ये भी कोई ऐसी नहीं है कि इसको बिल्कुल आप नॉर्मल जो है वो लेंगे, जैसे ज़ख्मी है अस्पताल में इलाज होगा वो ठीक हो जाएंगे। ये बड़े शदीद तरीन ज़ख्मी होते हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका में इवन के अवाम में, इवन के अमेरिकी हुकूमत की एक नफ्सियात है, उनकी एक साइकोलॉजी है कि अगर उनका नुकसान जिस तरह से जहाज़ हथियार वगैरह है इनका होता है तो इसकी वो परवाह नहीं करते। एक रीज़न तो ये है कि उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ से वो बनाते हैं, दोबारा बना लेंगे, लेकिन जब उनका जानी नुकसान होता है, कोई फ़ौजी मरता है ना, तो उसे बहुत संजीदा लिया जाता है और उस चीज़ का बहुत जो दबाव है ना वो अमेरिका की उस वक्त की जो मौजूद हुकूमत है उसके ऊपर आता है। तो ट्रंप का अंदर से ये जो दबाव है ना जी वो भी बढ़ता जा रहा है। और ईरान ने एक मरतबा फिर से ये जो अर्ज़ी भेजी गई है ना, इस अर्ज़ी के ज़रिए एक मरतबा फिर से ट्रंप ने, आप यूँ समझें कि उसने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब ऑप्शन उसके पास ये नहीं रहा कि वो वापस यहाँ से भागे। पहले भी भागा था, अब भी वो भागे। बेहतर तो ये होगा कि भाग जाए, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद कर लिया है। कैसे इत्तेहाद किया है? सिद्दीक जान साहब हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। खबर के मुताबिक जी, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम वफ्द की या अहम रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान JUI फेक को दरसी वाला लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ जुनेद अकबर और दीगर मौजूद थे। तो इसमें जी ये तय पाया है कि जिन चीज़ों पर दोनों जमातें सेम पेज पर हैं, यानी कि जिन दो चीज़ों के ऊपर ये दोनों कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बाकी जहाँ पर आपका इख्तलाफ है उन बातों को हम पीछे रखते हैं, जिन पर हम एग्री हैं, दोनों जमातें और बोर्ड हैं, उन पर हम इत्तेहाद करते हैं और आगे चलते हैं और जो मजम्मत है ना वो करते हैं। तो इस पर एग्री कर लिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है उनकी जानिब से ये कहा गया, PTI को एक ताना या तंज किया गया कि आपका पता ही नहीं चलता, आप के ऊपर कैसे हम एतमाद करें। तो इसी तरह से PTI की जानिब से भी यही मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि आपका भी पता नहीं चलता कि आप कभी किस तरफ होते हैं, कभी किस तरफ होते हैं। तो इसलिए जिन चीज़ों के ऊपर दोनों सेम पेज पर थे, इन पर एग्रीमेंट हो गया है, दोनों से जो है वो अब मिलकर जो मजम्मत है वो करेंगे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि अभी तक उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो वही दे रहे हैं। एक वजह इसकी ये भी आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च की जो नौबत है ना वो शायद नहीं आएगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अपनी पिच पर रहकर खेलते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स इस वक्त वो दे रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं कि अगर उनको मालूम है लॉन्ग मार्च एक तो अकेले वो कामयाब नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो PTI के इससे बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस हुए हैं।
तो मौलाना फजल रहमान स्टेटमेंट्स के जरिए दबाव बढ़ा रहे हैं और अपनी पिच पर रहकर इस वक्त वो खेल रहे हैं। तो इसलिए पीटीआई अगर ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान बाहर निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और हम इनके साथ करेंगे, तो इस गलत फहमी में वो बिल्कुल ना रहें। तो बहरहाल देखें अब पीटीआई ने जो इत्तेहाद किया इन चीज़ों के ऊपर, इस मामले पर अब वो मजीद कितना मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ चल पाते हैं, या मजीद कितनी जो मजम्मत है वो पीटीआई और JUI फे जो हैं ये दोनों आप मिलकर दिखा पाते हैं। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी कि कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, पता नहीं कितनी अदालतें ये बनाएंगे, जब भी कोई मामला आता है तो नई अदालत बना दो लेकिन इंसाफ ना पैदा है। ठीक है, आज जी सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस हैं उनकी ज़ाहिर-सी-बात सरबराही में, तो ये फैसला किया गया कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाई जाए। अब कमर्शियल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान का क्या मतलब है? इसमें जो कमर्शियल मामलात वगैरह, मिसाल के तौर पर मिसाल से अगर आपको समझाऊँ तो सरमायाकारी इस वजह से नहीं आ रही थी कि उसकी रीज़न बताई जाती थी कि भाई आप में तो यहाँ पर जो अदालतें हैं इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, अगर हमारे पैसे कोई मतलब हमसे धोखा करता है पैसों के मामलों में, दीगर मामलात के ऊपर, तो हम अदालतों में जाएंगे तो वो तो पता नहीं 20 साल केस ही लगे रहेंगे, तो हम कैसे सरमायाकारी जो है वो करें। तो इसका हल ये निकाला गया बजाय इसके कि आप जमहूरियत को जो है वो बहाल करें, ये स्टेप्स लेने के ये किया गया कि भी एक जो कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना दी जाए और बताया जाए देखिए जी हमने आपके लिए कमर्शियल कोर्ट बना दी है, तो अगर अब आपका कोई मसला होगा डायरेक्ट कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्व जो है वो हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जितनी मर्जी आप अदालतें बनाते जाएँ इस तरह से जो मसले हैं ना वो हल नहीं होंगे और ना ही इस तरह से किसी का जो एतमाद है ना वो बहाल हो सकता है। भी अदालतें तो पहले भी मौजूद है, बात यह है कि क्या अदालतों से इंसाफ फराहम किया जा रहा है, क्या स्पीडी जस्टिस जो है वो दिया जा रहा है। आईनी अदालत भी बना दी ना आपने, आईनी अदालत बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईनी अदालत जब ये दोनों एक थे तकरीबन 60,000 के करीब मुकदमात की पेंडेंसी थी। तो अभी आप बताएं कि कितना टाइम हो गया आईनी अदालत को बने, तो मुकदमात की जो पेंडेंसी है वो भी कहाँ तक पहुँची है, वो वहीं पर रुकी हुई है या उससे भी बढ़ गई होगी लेकिन कम नहीं हुई। या तो ये होता ना कि आप 10-20-30 हज़ार आपके जो केसेस थे वो आपने जल्दी जल्दी जो है वो निपटा लिए। तो मसला असल में नीयतों का है, और जब नीयत ठीक ना होना तो फिर आप कोई भी काम करते हैं ना तो वो उसमें फिर जो बरकत है वो नहीं होती। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि नून लीग के अंदर जो बगावत है ना जी वो फूट पड़ी है और मुसलसल नून लीगी जो रहनुमा है वो अपनी क़यादत पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, उनके ऊपर निशाना लगा रहे हैं। आज एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ। पंजाब असम्बली में नून लीग के अमजद अली जावेद ने अपने ही हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब में MA और MSc पास बच्चों को सरकारी स्कूलों में सिर्फ 8,000 रुपये माहाना पर भर्ती किया जा रहा है, जो कम अज़ कम उजरत के कानून की खुला खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि 8,000 रुपये तो आजकल सिर्फ रिक्शे के किराए में खर्च हो जाते हैं, ऐसे में इतनी कम तनख्वाह पर किसी तालीम याफ्ता खातून से काम लेना इंसाफ नहीं। मेरे ख्याल से कोई कम अज़ कम जो पे स्केल है ना पाकिस्तान में वो ग़ालिबन 40,000 या इसके लगभग है। तो 8,000 में टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है जिन्होंने MA MSc की हुई है। तो अपनी ही सरकार के ऊपर, और ये उन्होंने सरकारी स्कूलों की बात की है। अब नाज़रीन, सरकार अपने ही बनाए हुए कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है यहाँ पर कर रही है और ये निशानदेही सरकार के अपने ही जो MPA है ना वो कर रहे हैं। इससे पहले मलिक अहमद ख़ान वाला मामला आपके सामने है। इसके अलावा नून लीग के अंदर इस वक्त ये सोच परवान चढ़ चुकी है कि अगर हमने फॉर्म 47 पर ही आना है, अभी वोट लेने जोगे नहीं रहे, अवाम में जाने के जोगे हम नहीं रहे, अवाम में जाएंगे उन्होंने तो जूते ही मारने हैं, उन्होंने कहा वोट देना है, इस मरतबा भी नहीं दिया, तो रास्ता फॉर्म 47 वाला ही है। तो फॉर्म 47 वाला रास्ता है, तो इस लीडरशिप के साथ हम क्यों खड़े हो? नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ी जो दीगर है इनको लड़ने थे, इनके ऊपर हम क्यों खड़े हो, इनके साथ क्यों खड़े हो? तो हम वहीं पर जाएं जो कि ताकत का असल मरकज़, और वहाँ से फॉर्म 47 जारी होने और मैंने MPA बनना है। और जहाँ तक ये बात है ना, लास्ट व्लॉग मैंने आपसे शेयर की थी जी कि नून लीग अब मजम्मत दिखाएगी, तो ये भी खाम ख्याली है क्योंकि फॉर्म 47 सिर्फ इनके तो जारी नहीं हुए, बाकी भी नून लीग को जो सेलेक्ट किया गया है, तो ये फॉर्म 47 वाले हिलेंगे कैसे? वो तो उठा के बाहर फेंकेंगे। तो इनको काबू करना मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम होगा। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बताता चलूँ कि इस वक्त वो कमज़ोर तरीन पिच पर मौजूद है, और एक तो इमरान खान साहब कोई डील उनसे नहीं कर रहे, इमरान खान साहब को वो तोड़ नहीं सके। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला ये है जी कि नून लीग या मौजूदा जो चुनतखीब सेटअप है ये भी नाअहल निकला है, सियासी माशी कोई भी महाज हो
उस महाज पे ये नाकाम ही हुआ है। अब जी एक तीसरे ऑप्शन की तरफ जाया जा रहा है, जो कि कौमी हुकूमत का जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शोर है, कौमी हुकूमत हो, ये हो, वो हो जाए, तो उस तरफ जाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप उस तरफ भी जाएंगे ना तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाएगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ ये कर पाएंगे कि थोड़ा सा टाइम गेन कर लेंगे, यानी कि इनको हटाकर जब नए चेहरे आ जाएंगे, अच्छा जी अब तो कौमी हुकूमत आ गई है, अब तो ऐसे चलेंगे मामलात, ऐसे चलेंगे, ये नाअहल निकम्मे जो थे इनको जो है वो निकाल बाहर किया है, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चीज़ें ऐसे ठीक नहीं होंगी। चीज़ें तब ठीक होंगी जब आवाम आपके साथ खड़ी होगी और आप मुश्किल फ़ैसले भी खुल कर ले पाएंगे। और फिर आलमी सतह के ऊपर जो सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल में भी इमरान खान साहब की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान का मुकदमा मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में लड़ सकते हैं और अपनी कौम के लिए लड़ सकते हैं और अपनी कौम के लिए बेहतर जो है वो कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ। आप देखें इमरान खान साहब के टाइम पर जो माशत की सूरत हाल थी और अभी जो मौजूदा माशत की सूरत हाल है, दोनों के सिर्फ आप जो नंबर्स हैं वो कंपेयर कर लें। जो नंबर्स हैं ना वो कभी झूठ नहीं बोलते। आप ना किसी की बात सुने, आप सिर्फ ये करें जो नंबर्स हैं ना वो निकाल के देख लें इमरान खान साहब के टाइम पर और अब इनके टाइम के ऊपर, तो आपको जो सारी हकीकत है ना वो पता चल जाएगी। अब भी कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब से डील हासिल की जाए और भरपूर कोशिश है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से अगर उनसे डील होती है तो उनको भी नवाज शरीफ, जरदारी या दीगर की सफ़ में खड़ा किया जाए और फिर ये साबित किया जाए देखें ना जी इमरान खान तो अब वो भी उन्हीं के जैसे ही जो है वो निकले हैं। तो सारी गेम यही है कि अपनी जो एक रेपुटेशन थी ना वो दोबारा आवाम में कैसे हासिल की जाए। वो तो अब इमरान खान नहीं मान रहा। 7-8 महीने हो गए हैं वो जेल में है, कैद तन्हाई में है। जेल में तो खैर 5 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो पीटीआई है ये तो कुछ कर नहीं रही है। तो नूरीन नियाज़ी जो है उनके हवाले से भी बल्कि जहन में आई खबर कि उनको एक नोटिस दिया गया था, उस नोटिस पे पेश हुए हैं उनके वकला, लेकिन इदारे की जानिब से एक और नोटिस दे दिया गया कि आप ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश हों आज रात 12 बजे तक। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान है जो कि कितनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट्स पर राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि मतलब हम इस हक़ में नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट जो FIR हैं वो काटें। तो मौलाना साहब के अगेंस्ट तो खैर अभी भी कुछ नहीं, कोई FIR कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ नूरीन नियाज़ी जो हैं उनको दूसरा नोटिस जारी किया गया कि आज रात 12 बजे ही आकर आपकी जो हाज़िरी है ना जी वो आपने आना है, आपने ज़ाती तौर पर पेश जो है वो होना है। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।